कराची का पोश तरीन इलाका क्लिफ्टन सुबह के तकरीबन 3 और 4 बजे का वक्त होता है। एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और उस गाड़ी से यकदम फायरिंग शुरू हो जाती है एक घर पर। यह घर किसका है? मगर रुकिए जरा, कहानी का भी एक और मोड़ यह आता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम, जिसका नाम इस वक्त कराची की सियासत में बड़ी अहमियत रखता है और खास तौर पे कराची का सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएनए रह चुके और खास तौर पर वजीर सेहत भी रह चुके। जगदम से ये इतलात आना शुरू होती है कि उनके घर पर फायरिंग हुई है। आखिर क्यों फायरिंग हुई है, किसने की है? तीन दिन के बाद पुलिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही एक अहम रहनुमा को गिरफ्तार करती है। ये वजह गिरफ्तारी की क्या थी और क्यों थी, क्या और उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है। आज तारीख जहन में रखिएगा, 15 अगस्त है और 15 अगस्त को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक टाउन इंचार्ज, साबिक टाउन इंचार्ज को और एक बड़े एमपीए के जो उम्मीदवार भी थे उनको दहशतगर्द के तौर पर अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। आखिर ये हो क्या रहा है? मामला यही है। ये बात शुरू में इस तरह से चली कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान सूबों का इख्तलाफ इस हद तक बढ़ चुका है, क्या फायरिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहने वालों ने क्या क्या बातें ना कही, असल हकीकत क्या है, एक तहलका खेज रिपोर्ट आपके सामने पेश करने वाला हूं। इससे पहले कि अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करूं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान इख्तलाफात की हद इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब एक दूसरे के घर पर फायरिंग की जा रही है, या फिर पाकिस्तान के अंदर सूबों का मामला और खुसूसन कराची शहर के अंदर सूबों का मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफातर अब निशाने पर हैं। आखिर वजह क्या है? इस सारे अहम राज को जानने के लिए जरूरी है कि डरिए नहीं और झिझकिए नहीं, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कोई लापता नहीं करेगा। अपने प्रोग्राम का आगाज करता हूं उसी रात से कि जिस दिन यह फायरिंग का वाकया हुआ। करीबन कोई 10 और 11 अगस्त की दरमियानी रात को कराची का एक पोश तरीन इलाका जिसे क्लिफ्टन कहा जाता है, बोट बेसन कहा जाता है, वहां पर बिल्कुल सुबह के करीब करीब वहां पर एक गाड़ी आती है। गाड़ी होती है फॉर्च्यूनर। गाड़ी आकर बाकायदा घर के पास हल्के आहिस्ता होती है और वहां से उस घर के ऊपर फायरिंग शुरू हो जाती है। एकदम से कराची का पोश इलाका, फायरिंग का वाकया, और उसके बाद सबके कान खड़े हो जाते हैं। कराची वो शहर है कि जहां पर अली रजा के कत्ल को अगर आज 20 दिन हो चुके तो उसके कातिल का आज तक सुराग नहीं हो सका, बल्कि आज तक पुलिस इस बारे में बार बार अपने बयानात को तब्दील करती है और ये बात कभी खुदकुशी पर आ जाती है और कभी कत्ल पर आ जाती है। कातिल को तो ढूंढना बहुत दूर की बात है। कराची शहर के अंदर गुज़िश्ता एक माह के अंदर 42 अफराद स्ट्रीट क्राइम की मुख्तलिफ वारदात के दौरान जख्मी हुए। लेकिन छोड़िए इस बात को, वो आम आदमी नहीं थे। ये कराची का बोट बेसन का इलाका है और यहाँ पर सुबह के वक्त फायरिंग होती है। फायरिंग के नतीजे में कोई जख्मी नहीं होता, लेकिन पुलिस की दौड़ें लग जाती है। क्यों लग जाती है पुलिस की दौड़ें? पुलिस की दौड़ें इसलिए लग जाती है कि जिस घर के ऊपर फायरिंग हुई है ये किसी और का घर नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक कराची के सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असेंबली और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही दौरे पीडीएम के दौर में वजीर सेहत रहने वाले अब्दुल कादिर पटेल का ये घर और दफ्तर होता है।
पहली बात तो ये कि आप चौंकिएगा इसलिए नहीं क्योंकि अब्दुल कादिर पटेल का ताल्लुक लियारी और बल्दिया टाउन से आमतौर पर जोड़ा जाता है। उनकी कंस्टिट्यूएंसी, उनका हलका भी बल्दिया टाउन या फिर लियारी या फिर बल्दिया टाउन या फिर केमाड़ी टाउन, यही इनके हलके होते हैं। तो आपके जहन में यह तस्वुर होगा कि उनका दफ्तर भी वही होगा। नहीं, उनका दफ्तर वहां नहीं है, बल्कि उनके दफातर वहां पर हैं, उनकी जगहें वहां पर हैं, उनके कारोबार वहां हो सकते हैं, लेकिन यहीं पर उनकी रिहाइश और इनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर भी यहां था। मगर सवाल ये उठता है, निशाना अब्दुल कादिर पटेल थे या फिर उनका घर था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दफ्तर था? आखिर ये पैगाम किसे पहुंचाना मकसूद था और पुलिस की दौड़े क्यों लगी है? यहां से अगला सवाल शुरू होता है। अब्दुल कादिर पटेल के दफ्तर पर जिन लोगों ने भी हमला किया, वहां पर अब्दुल कादिर पटेल मौजूद नहीं थे। हमलावर जब इतनी बड़ी गाड़ी में आते हैं, रात के वक्त आते हैं, तो ये बात अंडरस्टूड सी है कि अब्दुल कादिर पटेल उस दफ्तर के अंदर मौजूद नहीं होंगे। तो एक वाज़ेह निशाना तो ये समझ में आता है कि अब्दुल कादिर पटेल किसी तौर पर भी टारगेट नहीं थे, यानी कि निशाना नहीं थे। तो फिर क्या निशाना वहां पर मौजूद कुछ और लोग थे? तो बिल्कुल भी नहीं, वहां पर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। हमलावर बिल्कुल होशो हवास के अंदर थे, उन्होंने फायर किया और वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो क्या ये पैगाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये पैगाम देना था? इब्तदाई तौर पर यही खबर चलना शुरू हुई कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई पैगाम दिया जा रहा है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे की हिमायत या मुखालफत की वजह से मामला हो रहा है, सिंध के अंदर क्या फिर कशीदगी में इजाफा हो गया है और क्या टारगेटेड पैगामात पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो चुका है? खबर वहीं की। घंटियां बजना शुरू हो गई हैं, बड़ा खेल शुरू हो। मगर जाहिर सी बात है, घर था अब्दुल कादिर पटेल का, तो हर एक ने इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। सबसे पहले उस गाड़ी को ट्रेस किया गया कि आखिर ये गाड़ी कौन सी थी। हैरत अंगेज तौर पर जब गाड़ी को ट्रेस किया गया, ग्रेफ्टन के तमाम इलाके के अंदर जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रात भर के अंदर ही पुलिस ने, एक दिन के अंदर ही पुलिस ने यहां पर इस सिलसिले में तेजी बढ़ाना शुरू कर दी और पुलिस ने तेजी के साथ ये जानना शुरू कर दिया कि आखिर ये लोग कौन है। गाड़ी को ट्रेस किया गया और गाड़ी को ट्रेस करने के बाद जब उसके मालिक तक पहुंचा गया, हमलावरों तक पहुंचा गया, तो बहुत ही बड़ा इंकशाफ हुआ। और इंकशाफ ये था कि ये कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही एक बहुत बड़ा नाम और परवेज मुशर्रफ के दौर में इस जगह लियारी का चेयरमैन, टाउन चेयरमैन रहने वाला, और फिर उसके बाद ये वही शख्स था कि जिसमें बड़ा तारीखी वाकया पेश आया था कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी लियारी के दौरे पर गए थे और पथराव का वाकया हुआ था, ये उसी दौर के चेयरमैन के, जो कि उस जमाने की अमन कमेटी का वक्त था, उस जमाने का एक बहुत बड़ा नाम मलिक फयाज का नाम आना शुरू हुआ। यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही नाम आना शुरू हुआ। और फिर उसके बाद 13 तारीख की रात को जब पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न आजादी मनाया जा रहा था, उस वक्त पुलिस कार्रवाई करती है और मलिक फयाज को गिरफ्तार कर लेती है। सवाल यह पैदा होता है कि क्या दोनों यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान अंदरूनी रस्साकशी और हल्के की सियासत इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा दूसरे पर फायर करता है, दूसरे के दफ्तर पर जाकर फायर करता है और ये पैगाम पहुंचाता है। आखिर क्या अमन कमेटी का वक्त आ चुका है, दोबारा से वही वक्त है, या पार्टी के दरमियान इख्तलाफात इस हद तक हो चुके हैं? नई तब्दीलियों के अंदर अब्दुल कादिर पटेल का क्या किरदार मजीद आगे बढ़ने वाला है, या फिर ये कशीदगी सिर्फ लियारी के मामला थी? असल बात यहां पर आकर रुकती है कि आखिर वजह क्या है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर उस तरफ जा रही है जिसे अमन कमेटी का दौर कहा जाता है। आइए इससे पहले समझने की कोशिश करते हैं, अब्दुल कादिर पटेल का इस वक्त सियासी असर और रसूख इंतहाई ज्यादा है। अब्दुल कादिर पटेल जिन्होंने बहुत ही ग्राउंड लेवल से अपनी सियासत का आगाज किया, किसी जमाने में एनएसएफ और डीएसएफ की सियासत करते थे, उसके बाद वो पीएसएफ और उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और एक अपना तवील वक्त गुजारने के बाद वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के सदर रहे, वो एमएनए रहे और उसके बाद फिर उनकी सियासत का ग्राफ ऊंचा
खींचा जाता रहा। उनके ताल्लुकात न सिर्फ पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत हैं, वो न सिर्फ फरियाल तारकुल साहिबा के साथ, न सिर्फ वो बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ, न सिर्फ वो आशरा भुट्टो साहिबा के साथ, न सिर्फ वो आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बरह रास्त हैं, बल्कि पार्टी के अंदर भी उनकी मरकजी हैसियत है। कौमी असेंबली के अंदर उनके खिताब को खुसूसी अहमियत दी जाती है और फिर उसके साथ साथ दीगर सियासी जमातों और खासतौर पर क्योंकि ये इत्तेहादी हुक का हिस्सा रहे, पीडीएम का हिस्सा रहे, तो इनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा गहरे पाए जाते हैं, खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी। लेकिन आपको याद होगा कि हैदर अब्बास रिजवी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक बड़े अहम रहनुमा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का बड़ा नाम हैदर अब्बास रिजवी ने एक बार ये कहा था कि कादिर पटेल मेरा भाई है और उसके एहसानात मुझ पर बहुत ज्यादा हैं। तो कादिर पटेल वही है कि जिनके साथ एनकेएम के भी बड़े ही गहरे ताल्लुकात हैं, यहां तक कि हैदर अब्बास रिजवी सरेआम उसे अपना भाई करार देते हैं और कहते हैं कि उसने मेरे लिए जो कुछ किया है वो आज तक किसी ने भी नहीं किया है। ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। यानी कि अब्दुल कादिर पटेल वो मजबूत आदमी है कि जो कि मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि उनके सियासी असर रसूख की कहानी बता रहा हूं। दूसरी तरफ सियासी असर रसूख में मलिक फयाज के वालिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक बड़े जाले रहे। वो लियारी के अंदर नियाजी कम्युनिटी के साथ ताल्लुक रखते हैं और वालिद की वजह से ही एक बड़े खास तौर पर ट्रांसपोर्टर के तौर पर ये पहचाने जाते थे। और जिस जमाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यहाँ पर एक वक्त था, उस जमाने में यहाँ पर ये नायब नाजिम भी रहे और चेयरमैन भी रहे और चेयरमैन के साथ साथ वो ओहदों पर भी रहे, मगर इनका ग्राफ उस हद तक आगे नहीं बढ़ सका और लियारी से निकलने वाला ही और बल्दिया टाउन से निकलने वाला ही अब्दुल कादिर पटेल का सियासी कद बहुत ज्यादा ऊंचा हो गया। ये तो हो गए इन दोनों के बादरमियान ताल्लुकात की, मगर कहानी ये नहीं है सियासी ताल्लुकात की या सियासी कशीदगी की। दूसरी तरफ का बयान ये सामने आता है कि ये फायरिंग किसने की और क्यों की। अब ये बात जबान जद आम नजर आती है, मुबैना तौर पर सोशल मीडिया अकाउंट्स इस बात से भरे हुए हैं कि किसी जगह का मामला है। वो जगह के जो कि बल्दिया टाउन के अंदर तकरीबन 2400 गज की जगह है और उस जगह के दरमियान 3 लोगों के दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। ये इतलात सोशल मीडिया के अंदर बहुत ज्यादा मौजूद है कि वो जगह मलिक फयाज के लोग इस बात का दावा करते हैं कि वो जगह मलिक फयाज की है, जबकि अब्दुल कादिर पटेल साहब इस बारे में ये बयान जारी करते हैं या बयान अभी तक उन्होंने नहीं दिया है या फिर उनके चाहने वाले कहते हैं कि शायद जगह उनकी है, मगर अब तक ये बात वाजे नहीं हो सकी है कि ये जगह का मामला है या फिर सियासी एक दूसरे के दरमियान रस्साकशी है या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद खींचातानी है। मगर वाज़े तौर पर यह हो गया है कि अब उसके बाद मलिक फयाज को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद आज 15 तारीख को उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। जब उन्हें इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में भी क्लिफ्टन वाली ब्रांच में नहीं लाया गया, क्लिफ्टन वाली जगह पर नहीं लाया गया, बल्कि जेल के अंदर मौजूद स्पेशल इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के अंदर उनका मुकदमा चलाया गया और उसके बाद उन्हें वहां से जेसी हो गई, यानी कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी कर दी गई। अब मामला ये आ रहा है कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ये इख्तलाफात सियासी इख्तलाफात हैं, ये जमीन के इख्तलाफात हैं और इसमें किसका क्या किरदार है। इस वक्त अब्दुल कादिर पटेल की जो पोजीशन है, अब्दुल कादिर पटेल के लोग या फिर उनके छाने वाले या अब्दुल कादिर पटेल इस हवाले से बयान नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी तरफ से मलिक फयाज के जो चाहने वाले वो बार बार इस मामले को जमीन का मामला करार दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर नीचे तकसीम नजर आ रही है, 2 हिस्सों में तकसीम नजर आ रही है। एक तरफ मलिक फयाज है लेकिन दूसरी तरफ मजबूत कदावर कादिर पटेल है। कादिर पटेल को इसलिए भी मजबूत करार दिया जा रहा है कि आइंदा दिनों के अंदर क्या कादिर पटेल कम अज कम कराची की सतह पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई बड़ी पोजीशन देने की तरफ जा रहे हैं या फिर कादिर पटेल को मजीद कोई और तरक्कियां मिलेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अगर सियासी नुकसान देखा जाए और माशी नुकसान देखा जाए और ये सारे अमल को देखा जाए तो इसमें सारे का सारा नुकसान मलिक फयाज का नजर आता है, क्योंकि लगता यूं है कि हुकूमत ने और उसके साथ साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना पूरा पलड़ा, पूरा वजन खासतौर पर अब्दुल कादिर पटेल की तरफ कर दिया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, हल्का खेज खबर दे रहा हूं और हकायक की बुनियाद पर दे रहा हूं। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।